गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th के लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के अध्याय के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लोकतंत्र में समस्त जनता को समान रूप से क्या है कि भाग लेने का अवसर मिलता है। देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में शासन में अपनी भागीदारी निभाता है और विभिन्न देशों में हमें विभिन्न प्रकार की सरकारें देखने को मिलती है और कुछ सरकारें ऐसी होती है जो ताकत के बल पे डरा धमका के लोगों को विभिन्न प्रकार से समस्याएं उत्पन्न करके अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। हम देखते हैं कुछ देशों में लोकतंत्र है तो कुछ देशों में क्या है कि हमें तानाशाही शासन व्यवस्था भी देखने को मिलती है, कुछ में राजतंत्र भी देखने को मिलता है। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी लोकतंत्र के अंतर्गत जो पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ है वो किस प्रकार अपने शासन को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे क्या है कि उनका शासन है वो बना रहे। अब इसके लिए वो अनुचित तरीके भी अपनाते हैं और ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जिसके कारण उन्हें दोबारा शासन है वो मिल जाए। इसी क्रम में कुछ इसके आगे के बिंदु है उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही चीन और मेक्सिको में भी चुनाव के बारे में किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती है उनकी सामान्य जानकारी करेंगे। कुछ देशों में क्या है कि प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और कुछ देशों में हमें क्या है कि 6 साल बाद भी चुनाव व्यवस्था देखने को मिलती है। तो आज हम इसके कुछ बिंदु जो पाकिस्तान से संबंधित बचे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद चीन और मेक्सिको के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है जनरल परवेज मुशर्रफ ने अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। पाकिस्तान के जो परवेज मुशर्रफ है उन्होंने क्या है कि पाकिस्तान के संविधान को बदलने के लिए प्रयास किए और इसके लिए उन्होंने प्रमुखतः कुछ नियमों को बदलने के लिए जिसका यूज किया वो प्रमुख था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसके जरिए उन्होंने क्या है कि पाकिस्तान के संविधान में जो नियम कानून बने हुए थे उनमें उन्होंने कुछ संशोधन, कुछ परिवर्तन किया जिससे संविधान की जो पहले व्यवस्थाएं थी और वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें स्पष्ट अंतर है वो प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। बात आती है आगे, संविधान बदलने के बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। यानी संविधान बदलने से पहले क्या है कि राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार नहीं थे, जैसे राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियां यानी जो सभाएं हैं उनको राष्ट्रपति है भंग नहीं कर सकता था, समाप्त नहीं कर सकता था। ये कब की बात है? पाकिस्तान में संविधान में संशोधन करने से पूर्व। लेकिन जैसे ही परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए संविधान में परिवर्तन किया, किसके जरिए परिवर्तन किया? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए जैसे ही परवेज मुशर्रफ ने संविधान में परिवर्तन किया उसके बाद में राष्ट्रपति है वो प्रमुख रूप से क्या है कि राष्ट्रीय और जो प्रांतीय असेंबलियां हैं, राष्ट्रीय और प्रांतीय जो सभाएं हैं उनमें क्या है प्रमुख रूप से उनको भंग कर सकता था। लेकिन इससे पहले परवेज मुशर्रफ के पास ये अधिकार नहीं थे कि वो प्रांतीय और राष्ट्रीय सभाओं को भंग कर सके। तो एक प्रकार से कहा जाए तो संविधान से छेड़खानी की गई और अपने जो शक्ति है, जो दबाव है उसको और अधिक बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा प्रमुखतः पाकिस्तान में किया गया।
बात आती है इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले। पाकिस्तान में समय समय पे चुनाव होते हैं और वहाँ की जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती भी है। हम देखते हैं कि भारत में चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद में जनता चुनाव के समय अपने उम्मीदवारों को चुनती है और वो प्रतिनिधि शासन में अपने प्रमुख कार्य करते हैं जनता की तरफ से। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी चुनाव हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले। जिन प्रतिनिधियों को चुना गया उनको संविधान के द्वारा कुछ अधिकार भी मिले कि वो जनता से संबंधित कार्य है वो कर सकते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन कुछ समस्याएं हैं वो पाकिस्तान में प्रमुखता देखने को मिली। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास रही। लेकिन जब संविधान में कुछ परिवर्तन कर दिया गया, कुछ संशोधन कर दिया गया, उसके बाद में क्या है, हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि प्रमुख जो शक्तियां और अधिकार है वो प्रतिनिधियों और जनता के पास में न रह के वो अधिकार और शक्तियां हैं वो प्रमुखता किसके पास चली गई, सैनिक अधिकारियों और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जनरल परवेज मुशर्रफ है उनके पास ये सारी शक्तियां चली गई। जबकि पहले की बात करें तो जनता के पास भी बहुत सारे अधिकार थे, शासन में अपनी गतिविधियों में भाग लेने के अवसर उनको पूर्णतः मिलते थे। लेकिन कुछ संशोधनों के बाद में पाकिस्तान में किसका अधिकार हो गया, देश पे सैनिक अधिकारियों का और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का पूर्णतः अधिकार देखने को हमें मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में चुनाव भी होते हैं और चुनावों के साथ साथ क्या है कि प्रमुख रूप से जो प्रतिनिधि हैं उनको भी कुछ अधिकार देखने को मिलते हैं। बात आती है इसे लोकतंत्र का शासन नहीं कहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था से ये बात स्पष्ट होती है कि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में हम देखते हैं कि जनता है वो मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो शासन से संबंधित समस्त कार्य करते हैं और ये प्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति। तो जिस शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं वो तो क्या होता है, लोकतंत्र। लेकिन यहाँ पर क्या है, सैनिक अधिकारियों का शासन है और राष्ट्रपति का शासन है, इसलिए पाकिस्तान में जो व्यवस्था है उसको लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। बात आती है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लिया जाता है, जो अंतिम फैसला लिया जाता है, उस फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है कि जनता ने जिन लोगों को, जनता ने जिन उम्मीदवारों को, जनता ने जिन योग्य व्यक्तियों को चुना है उन चुने हुए व्यक्तियों के पास क्या है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है, क्योंकि जनता की वो प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि होने के नाते जनता से संबंधित फैसला लेने का निर्णय किसके पास होता है, प्रतिनिधियों के पास होता है। बात आती है लोकतंत्र की पहली विशेषता तक पहुंचते हैं। हमने अब तक जो अध्ययन किया उसमें हम लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है, पहला जो गुण है उस तक पहुंचते हैं। और पहला गुण इसका कौन सा हो गया कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या है, प्रमुख रूप से जनता की शक्तियों का उपयोग करते हैं। ये लोकतंत्र की प्रमुख प्रथम विशेषता आती है। अब बात आती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। प्रमुख रूप से चुनाव किस प्रकार होने चाहिए, प्रमुख रूप से चुनाव है वो स्वतंत्र होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसमें योग्यता है, क्षमता है, वो चुनाव में प्रमुखतः क्या है, भाग ले सकता है, प्रतिनिधि उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है और चुनाव से संबंधित विभिन्न कार्यों में, गतिविधियों में सम्मिलित हो सकता है। तो चुनाव व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के ऐसा होना चाहिए। बात आती है आगे, चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। चीन की जो संसद है उसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में नियमित रूप से, यानी हर
5 साल के बाद में चीन की जो संसद है उसके लिए चुनाव होते हैं। जिस प्रकार भारत में प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं, ठीक इसी प्रकार चीन में भी क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद है वो संसद के लिए प्रमुखतः चुनाव होते हैं। आगे बात आती है कि चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि चीन की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, चीन की जो संसद है उसे राष्ट्रीय जनसंसद के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। और चीन में भी क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में हमें चुनाव देखने को मिलते हैं। आगे बात आती है कि जो उम्मीदवार है या जो पार्टी है उसको चुनाव लड़ना है, उससे पहले क्या है कि अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। अब चर्चा करते हैं किसकी अनुमति लेनी पड़ती है और किसकी अनुमति लेने के बाद में चुनाव लड़ा जा सकता है। तो ध्यान रखना, चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीन कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। यानी चीन में अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने से पहले चीन में जो प्रतिनिधि उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं उन उम्मीदवारों को चीन कम्युनिस्ट पार्टी से पहले मंजूरी लेनी होती है, उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो सकते हैं उम्मीदवार के रूप में। आगे बात आती है कि सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब एक विशेषता प्रमुख रूप से देखने को मिलती है कि पार्टियां यहाँ बहुत सारी है, लेकिन फिर भी प्रमुख रूप से जिस पार्टी को सफलता मिलती है, जीत हासिल होती है, जिस पार्टी की सरकार बनती है, वो कौन सी पार्टी है, कौन सी सरकार है, तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि चुनाव इसमें सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब आगे बात आती है कि लोकतंत्र तो कहता है कि पहले से कुछ निश्चित नहीं होता कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी की नहीं बनेगी, तो यहाँ निश्चित है, यानी कुछ यहाँ पे है वो प्रमुखतः गड़बड़ें होती है, कुछ न कुछ हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे क्या इस पार्टी की सरकारें बनती है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। आगे बात आती है, मेक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। हमने बात की चीन की, हमने बात की भारत की कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं, लेकिन हम मेक्सिको की बात करें तो हर 6 वर्ष के बाद में, यानी प्रत्येक 6 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति चुनने के लिए मेक्सिको में चुनाव करवाए जाते हैं। कितने वर्ष के बाद में? 6 वर्ष के बाद मेक्सिको में राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। बात आती है, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी को ही जीत मिलती थी। लेकिन मेक्सिको में हम 2000 तक की बात करें तो वहां पे एक मजबूत पार्टी, एक मजबूत संगठन है, उस पार्टी को ही जीत मिलती थी, उसकी ही सरकार बनती थी, जिसका नाम है PRI, जिसको क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी को ही सन 2000 तक है वो चीन इसमें मेक्सिको में चुनावों में जीत मिलती थी। आगे बात आती है, विपक्षी दल चुनाव में भाग लेते हैं पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती। ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ PRI है ये ही भाग लेती है, अगर वो अकेली पार्टी भाग ले तब तो निश्चित है कि उसको प्रमुख रूप से जीत मिलेगी। लेकिन अन्य पार्टियां भी क्या है कि चुनाव में भाग लेते हैं, उन पार्टियों को चुनाव में कभी भी क्या है जीत हासिल नहीं होती। आगे बात करते हैं, चुनाव में हर तरह के हथकंडे यानी तरीके अपना कर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI विख्यात है, प्रसिद्ध है। यानी चुनाव जीतने के लिए जो PRI की पार्टी है वो हर तरीके को अपनाती है, चाहे वो गलत हो, सही हो, जनता के हित में हो, अहित में हो, जनता का नुकसान करने वाला हो या लाभ करने वाला हो, हर प्रकार से जो PRI है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी वो हर तरीके से प्रयास करती है ताकि चुनाव में उसे हर प्रकार से क्या है कि जीत हासिल हो, किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में उसे क्या है हार का सामना नहीं करना पड़े। बात आती है, दोनों मामलों में लोकतंत्र नहीं कहा जाना चाहिए। ये दोनों ही मामले हैं जो हमें चाहे चीन में देखें चाहे मेक्सिको में देखें, इन दोनों ही में हम देखते हैं कि प्रमुखतः लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हम देखते हैं कि चीन में चुनाव लड़ने से पहले वहां प्रमुख रूप से क्या है कि
कम्युनिस्ट पार्टी उसे मंजूरी लेनी पड़ती है और उसकी ही बाद में सरकार बनती है। दूसरी हम देखते हैं मेक्सिको में, यहाँ पे भी क्या है कि पीआरआई एक जो पार्टी है उसी को ही हर बार चुनाव में जीत मिलती है। तो एक प्रकार से यहाँ हर ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं ताकि इन पार्टियों को जीत मिल सके, जबकि लोकतंत्र में ये चीजें नहीं होती। आगे बात आती है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतंत्र क्या कहता है कि जब भी चुनाव हो वो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, किसी प्रकार का किसी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि जो विपक्षी दल है तो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी क्या है कि चुनाव में जीत हासिल करने के पर्याप्त अवसर है वो पर्याप्त रूप से मिलते रहे और किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं हो। ये जो विशेषता है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होने की, ये लोकतंत्र की प्रमुखता दूसरी विशेषता कहलाती है।